ऋषभ तिवारी जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। कई बड़े मुद्दे इस संकल्प पत्र में जारी किए गए हैं, क्योंकि आप लोग उससे मैनिफेस्टो नहीं बोलते हैं, संकल्प पत्र ही बोलते हैं। घुसपैठियों का जिक्र किया गया है, यूसीसी जरूर लागू होगी, लेकिन वहां पर आदिवासियों पर यूसीसी लागू नहीं की जाएगी। और क्या बड़े वादे हैं, क्या आपको लगता है आने वाले समय में जो मुद्दे, जिन मुद्दों के साथ आप झारखंड में उतर रहे हैं, वो जनता पैच कर पाएगी? सबसे पहले इंडिया डेली लाइव का धन्यवाद, जिन्होंने चर्चा के लिए आमंत्रित किया, और तमाम पैनलिस्टों को भी नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र सत्य होता है और सत्य से, संकल्प से सिद्धि तक जाता है मैडम। क्योंकि मैं खुद झारखंड से आता हूं और झारखंड के संथाल परगना से आता हूं, जहां पे सबसे बड़ा मुद्दा डेमोग्राफी चेंज है, जिसको आज गृह मंत्री जी ने भी मजबूती से उठाया है। जिस तरीके से वहां पे अचानक से आदिवासियों का जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, एक पर्टिकुलर धर्म में वो तब्दील हो रहे हैं और कन्वर्जन देखने को मिल रहा है, वो बेहद ही चिंताजनक है। और इसको लेके जब कोर्ट भी लोग जाती है, जब कोर्ट भी इस पे संज्ञान लेता है, तो वहां की मौजूदा सरकार तुष्टीकरण राजनीति के लिए मौन धारण रहती है, वोट बैंक को खुश करने के लिए चुप्पी साधी रहती है। तो इन सारे जो इंपॉर्टेंट पहलू हैं, जो मजबूत मुद्दे हैं, इसको लेकर झारखंड की जनता जागरूक है। और सबसे बड़ा विषय क्या है, मैम आपने कितने तरह का घोटाला सुना होगा, चारा घोटाला, भू घोटाला, वित्त घोटाला, अनेक घोटाले सुने होंगे। कभी आपने सुना है उमर घोटाला? कोई इंसान अपनी उम्र में घोटाला कर सकता है? घोटाला, भ्रष्टाचारी इतना प्रेम है इनको कि अपनी उम्र तक में घोटाला कर गए मुख्यमंत्री जी। 5 साल पहले 42 साल और अभी 5 साल के बाद 49 साल। कौन सा ऐसा थ्योरी लेकर आते हैं जो 5 साल में वो 7 साल के हो जाते हैं? तो मतलब चुनाव आयोग के पर्चे तक कोई लोगों ने नहीं छोड़ा। भ्रष्टाचार इतना प्रेम इनको है कि वहां भी घोटाला करते नजर आ गए। और सबसे विषय यह है कि जिन आदिवासी वोट बैंक की राजनीति करते हुए हेमंत सोरेन जी चुनाव लड़ते हैं, जिन आदिवासियों का मजबूती से वो पक्ष रखने की बात करते हैं, इन्होंने पिछले 2019 इलेक्शन में अबुआ आवास योजना की बात कही थी। पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में वो लिप्त पाया गया। तिवारी जी, ट्राइबल्स पर पॉलिटिक्स या राजनीति कौन नहीं करता हुआ नजर आता है? सूर्या मैथिल जी, बात समझाइएगा। ट्राइबल्स का जिक्र हर पार्टी करती है, हर पार्टी ने आदिवासियों को एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया नहीं है, आज नहीं, झारखंड में दशकों पुरानी ये बात है जो चली आ रही है। इन सब के बीच में यूसीसी लागू करना, स्टेट में ट्राइबल्स को उससे बाहर रखना, क्या दर्शा रहा है, क्या माइंडसेट है पार्टी का? धन्यवाद पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और झारखंड को जय जोहार। देखिए, अभी जो आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र झारखंड के विषय में जो आज माननीय गृह मंत्री जी ने बताया और सबके सामने रखा है, वो एक नए झारखंड की तस्वीर दिखाता है। आप देखिए, झारखंड से जब हम नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि भैया खदानों वाला एक ऐसा राज्य जहां पर एक विश्व की सबसे प्राचीन आदिवासी सभ्यता जो है वो वहां पर जीवित है। लेकिन आज क्या हो रहा है कंचन जी, वहां पर धर्मांतरण हो रहा है, वहां पर घुसपैठ हो रही है, वहां पर रोहिंग्या बस रहे हैं, बांग्लादेशी बस रहे हैं। वहां की जो आदिम जो परंपराएं थी वो खत्म होती जा रही है, डेमोग्राफी चेंज होती जा रही है। वहां पर स्थिति इस प्रकार से होती जा रही है कि झारखंड को झारखंड ना कर एक घुसपैठ खंड कर दिया गया है। अब देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि घुसपैठियों के ऊपर सीए लागू होगा, लेकिन आदिवासियों को उससे बाहर रखा जाएगा ताकि हमारे जो प्रिय आदिवासी भाई बहन है उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ झारखंड के अंदर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है उसको समाप्त करने की बात की है। एक और बात, अभी तो बहुत सारी बातें भाजपा के प्रवक्ता ने बताई, लेकिन मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं जो कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के विषय में उसके सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा के लिए तय किया है। अब देखिए, जमशेदपुर में बिरसा मुंडा जी की स्मारक तय किया जाएगा, उसके अलावा दुमका में सिद्धो कान्हा का, पलामू में नीलांबर पीतांबर जी का, जगन्नाथपुरी में पोटोहो का, साथ में तेलगा खड़िया और विनोद बिहारी महतो जी का भी स्मारक झारखंड में बनवाया जाएगा, जो कि झारखंड की सभ्यता से संबंधित है। झारखंड घुसपैठियों का स्थान नहीं है। झारखंड हमारे विश्व की सबसे पुरानी आदिम जनजातियां जो है, जो कि प्रकृति को प्रकृति माई कहती हैं, प्रकृति से प्यार करती है, उनकी पूजा करती है, उनका स्थान है। एक महत्वपूर्ण बात और, लव जिहाद पे भी रोक लगाने की बात कही है। बाहर के घुसपैठिए आते हैं, आदिवासी मेरी माताओं मेरी बहनों को बहला फुसला कर शादी करते हैं, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं। ये इस प्रकार का जो कुचक्र चल रहा है, धर्मांतरण का कुचक्र चल रहा है,
उसके ऊपर रोक लगाने की बात कही है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात और, गोगो दीदी योजना जो कि एक बहुत बड़ी योजना है, उसमें 2100 रुपए देने की बात की है। मतलब हर प्रकार से झारखंड के युवाओं को 5 लाख युवाओं को पर साल जो है वो रोजगार देने की बात की है। इस प्रकार से झारखंड के स्वर्णिम और स्वांगीण विकास की बात संकल्प पत्र में हुई है। आपने तो पूरा संकल्प पत्र ही यहाँ पर व्यूअर्स के सामने पढ़ दिया है। मुमताज आलम जी, एक बात बताइए, किस तरह आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के इस मैनिफेस्टो को? और मैं ये भी समझना चाह रही हूँ, ट्राइबल कम्युनिटी जिसको लेकर ये वो मुद्दा है जो हर बार पॉलिटिसाइज करने की कोशिश किया गया है, और अगर घुसपैठियों का जिक्र किया जाए तो हमारे देश में अगर घुसपैठी एंटर कर रहे हैं तो ये नेशनल सब्जेक्ट है। केंद्र में तो भाजपा की सरकार इतने समय से है, क्या तब घुसपैठियों को लेकर झारखंड में कोई कदम नहीं उठाने की कोशिश की गई? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी तरह बोलूं कि इनकी तरह बोलूं कि अपनी तरह बोलूं, किस तरह आप सुनना चाहती? आप अपनी तरह ही बोलिए मुमताज आलम रिजवी जी, आप मुमताज अच्छा, हैं, चलिए, आप अपनी ही चलिए। बात करेंगे, नहीं, हमारी थोड़ी नहीं, ना मुझे बात, लगा हमारे कि- लिए हम सब बैठे हुए हैं। नहीं, आप बार बार क्योंकि एक दो प्रोग्राम में ऐसा आपने कहा ना, तो मुझे लगा डिबेट जो है अगर करनी है तो ऐसे ही कर ले, तायद कर दे हम दोनों की, और उसके बाद अरे डिबेट आप खत्म हो बांग्लादेशी जाए। घुसपैठिए थोड़े हो भाई, भारत माता के बेटे हो। मैं आपको बता रहा हूं अभी। देखिए ऐसा है कि घुसपैठिए 10 साल की सरकार मोदी जी की हो गई, कितने घुसपैठिए इन्होंने निकाले बताएं जरा से, क्या किया इन्होंने बताएं। दूसरी चीज आप बताइए, यूसीसी लाऊंगा और इसमें मैं इनको शामिल नहीं करूंगा। तो सवाल ये है कि आप यूसीसी कब लाएंगे, क्या उसका खाका है, क्या प्रारूप है? आप हवा में बात करते हैं और एक गृह मंत्री हवा में बात कर रहा है। नंबर 3 बात आप बताइए, मणिपुर जल रहा है, कौन लोग वहां मारे जा रहे हैं और क्या किया इस गृह मंत्री ने? इन्होंने क्या कोई कदम उठा पाए, क्या उन्हें रोक पाए? क्या किया इन्होंने? जलता मणिपुर देखा इन्होंने और वहां आश्वासन दे रहे हैं और आ जाइए। ये कहना क्या चाहते हैं गृह मंत्री कि आपको हम और अभी आपने भी कहा कि साहब ये जो हमारे भाई हैं इनको ट्राइबल जो भाई हैं उनको परेशान नहीं होने देंगे, यानी मुसलमानों को परेशान करेंगे, घुसपैठियों को परेशान करेंगे, जो इस देश के नागरिक नहीं है उनको चिमटी से पकड़ पकड़ के फेंके जाएंगे। ये है असलियत, ये है असलियत। सूर्या जी एक एक करके आदिवासियों में सब्जेक्ट मुसलमान भी होते डाइवर्ट हैं होता है। भैया। सूर्या जी सब्जेक्ट डाइवर्ट होता है। मैं आऊंगी बताऊं। मुमताज जी अपनी बात पूरी कीजिए, मैं आप ऋषभ जी से उसका जवाब लूंगी, फिर सूर्या जी मैं आपके पास आऊंगी। बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या सिर्फ ये जो यूसीसी आएगा वो सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए आएगा, ये मुसलमानों को परेशान करने के लिए आएगा? तो ये कई ऐसी चीजें हैं। और ये भी एक साहब कह रहे थे जो बीजेपी के प्रवक्ता, और ये साहब ये जो है उम्र घोटाला हो गया और डिग्री घोटाला क्या होता है? डिग्री घोटाला नहीं हुआ, उम्र में तो फिर भी चलिए इधर उधर हो जाता है, जो ट्राइबल की जिंदगी है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो उस तरीके से उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है, इस वजह से उनके कार्ड बनने में ये हो जाता है। लेकिन आप बताइए ऋषभ जी मुझे लग रहा है आप मुमताज जी आप यूसीसी को लेकर थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। आप इस बात की जानकारी थोड़ी कम रख रहे हैं कि यूसीसी क्या है। घुसपैठियों को लेकर अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र सरकार करती है तो आप उसमें मुसलमानों को क्यों डाल रहे हैं? ये आपकी अपनी पर्सनल नॉलेज होगी, मैं इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। ऋषभ जी मैं आऊंगी आपके पास, प्लीज मुमताज जी एक एक करके, ठीक है पहली बार ठीक है, एक एक करके ऋषभ जी जवाब दे दीजिए इसका। मैं आऊंगी आपके पास, प्लीज सर आपकी बारे में कोई नहीं बोल रहा था। ऋषभ जी जवाब दे दीजिए। मैडम मुझे लगता है ये बिना पढ़े आज से टीवी पे बैठ गए हैं। अरे मैंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बारे में बात किया, उम्र घोटाला, उनकी डिग्री में ग्रेजुएशन है, पढ़े लिखे अच्छे 5 करोड़ के संपत्ति के, ये देखिए बीच में नहीं बोलेंगे। डिग्री घोटाला क्या है ये देखिए मैडम, ये इस तरह के लोग आपके बारे में कोई नहीं बोल रहा था, प्लीज ऐसे मत किया करिए, एक एक करके बात कीजिए। मुमताज जी मैं आऊंगी आपके पास, प्लीज नहीं अभी आपकी बारी नहीं है, आप एक एक करके आप व्यूअर्स का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज ऐसे मत कीजिए सर। ऋषभ जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आऊंगी आपसे जवाब लेने। सबसे पहली बात, हेमंत सोरेन कोई मासूम आदिवासी नहीं है,
5 करोड़ संपत्ति उनकी वृद्धि है इस बार, और ग्रेजुएट है, अच्छा खासा समझ रखते हैं। अगर मुख्यमंत्री होकर उनको उम्र भरना भी नहीं आता है तो मुख्यमंत्री काहे को बने हो भाई? मैंने हेमंत सोरेन के बारे में बात करी थी, तो ये सुनेंगे नहीं। दूसरी बात, इनके पास एक फंसा हुआ कैसेट है, मणिपुर चल रहा है। अरे कोई मणिपुर अब नहीं चल रहा है, और मणिपुर आज से नहीं चल रहा था, दशकों से चल रहा था। उसमें डेथ रेशियो और जन्म रेशियो कम हुई है। और देखिए, बदतमीज प्रवक्ता को मत बैठाइए इस तरह का, जो अपने पेशेंस नहीं है जिनके पास। ये वो ठीक है, बाकी बदतमीज हो गए, आप तमीजदार हो गए। आप लोग इस तरह के पर्सनल कमेंट एक दूसरे पर यूज कर रहे हैं सर, प्लीज इस तरह के कमेंट नेशनल टेलीविजन पर मत यूज किया करिए। नहीं मुमताज जी, व्हाट लैंग्वेज, प्लीज डोंट, प्लीज। ऋषभ जी अपनी बात पूरी कीजिए, आपके पास नहीं, आप इस तरह के पर्सनल अटैक मत कीजिए सर, प्लीज। ऋषभ जी आपकी बारी में मुमताज जी कोई भी नहीं बोल रहा था, सब सुन रहे थे। मैं आपके पास आऊंगी, उनको उनकी बात पूरी करने दीजिए। ऋषभ जी अपनी बात पूरी कीजिए। दूसरी बात, मणिपुर को लेकर हाल ही में गृह मंत्री जी ने बैठक की, वहां पे शांति पहल हो रहा है, पहले से चीजें नॉर्मल हो रही है। और तीसरी बात, मैं झारखंड के संबंध में ही आऊंगा कि इनको शायद इस चीज का जानकारी ना हो। बहुत सही कहा हमारे सूर्या मैथिल जी ने कि लव जिहाद भी बड़ा इशू वहां पे आया है। मैं जामताड़ा से आता हूं, जहां से इरफान अंसारी विधायक हैं, जिन्होंने सीता सोरेन जी के लिए कहा था कि रिजेक्टेड माल जैसा अपशब्द यूज किया था। आपको मैं जामताड़ा में बताता हूं, अनेक केसेस ऐसे दर्ज किए गए हैं विशेष समुदाय के लिए जो कन्वर्जन करा रहे हैं। और साइबर क्राइम बहुत बड़ा मुद्दा है, उन पैसों को साइबर क्राइम के लिए भी यूज किया जाता है। इसके लिए आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। और सबसे बड़ा विषय यह है कि आपने मैडम शुरू में कहा कि हर समय ट्रैवल्स की बात कही जाती है इलेक्शन, बेशक कही जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी है मैडम, जिन्होंने जनजाति गौरव दिवस देकर आदिवासियों का सम्मान बढ़ाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है, 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस देकर अनेक योजनाएं लेकर आए। क्या लगता है, क्या ट्राइबल्स को उनका ड्यू मिल पाया है? इतने सालों से एक राजनीति में उनका योगदान रहा है, अपने स्टेट को लेकर उनका योगदान रहा है, अपनी जमीन को लेकर उनकी बातें हमेशा रही है। क्या ट्राइबल्स कम्युनिटी को कोई भी सरकार ने उनका ड्यू दिया है? देखिए, मुझसे सवाल नहीं, मैं आऊंगी ऋषभ जी, मैं सूर्या जी से सवाल पूछ रही थी। देखिए, किसी भी कम्युनिटी को उसकी जो है उसका सम्मान देना, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विकास देना, ये एक राजनीतिक इच्छा शक्ति, ईमानदार राजनीति जो करते हैं उन्हीं के द्वारा किया जा सकता है। मैं एक आंकड़ा आपको देना चाहता हूं कि झारखंड के लिए पिछले 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और केंद्र सरकार ने कितना कुछ दिया है। आपको मैं बताऊं, 2004 से 14 तक 84,000 करोड़ रुपया केवल यूपीए 1 और यूपीए 2 ने झारखंड को दिया था, 84,000 करोड़ सिर्फ। लेकिन 2014 से 24 तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3,08,000 करोड़ रुपया केंद्र से झारखंड के विकास के लिए दिया है। कंचन जी, ये कितना बड़ा अमाउंट है आप समझिए। साथ ही साथ सड़क विकास के लिए 85,000 करोड़ रुपया दिया और रेलवे विकास के लिए भी 65,000 करोड़ रुपया दिया। यह झारखंड के स्वांगीण विकास के लिए पैसा दिया गया। और उस पैसे की बंदरबाट जो है वो झारखंड के अंदर जो तत्कालीन सरकार है जेएमएम की, उन्होंने मचाई, लूट मचाई। झारखंड के अंदर कन्वर्जन का जो है एक धंधा चला रखा है, भ्रष्टाचार का धंधा चला रखा है। जो केंद्र पैसा भेजता है वो पैसा जो है, साइबर क्राइम बिल्कुल साइबर क्राइम बहुत बड़ा इशू है। लेकिन आप समझिए ना, वहां पर वो अपराध भी होने देंगे, कन्वर्जन भी होने देंगे, लव जिहाद भी होने देंगे। लेकिन जब कभी केंद्र सरकार घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ के दायरे को 10 से बढ़ा के 50 किलोमीटर करती है, तो यही वो सरकार थी जो सबसे पहले खड़ी हो गई कि आपने तो जी हमारे संघीय ढांचे पे चोट कर दी। आप केंद्र से बैठकर वहां पे राज्य सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुमताज जी भी कह रहे थे कि यूसीसी से मुसलमानों को खतरा है। ये परसेप्शन, ऐसी भ्रामक बातें करने की कोशिश क्यों की जाती है, और ये गलत परसेप्शन भी, गलत प्रेरोगेटिव क्यों स्प्रेड किया जाता है? क्या यूसीसी का मतलब नहीं समझ पाए हैं लोग? अब देखिए, मुमताज आलम रिजवी जी ना सारी की हर स्थिति को हरे चश्मे से देखते हैं। इनके लिए बांग्लादेशी मुसलमान भी इनका भाई है, पाकिस्तानी मुसलमान भी इनका भाई है, अफगानिस्तानी मुसलमान भी इनका भाई है। अगर वो घुसपैठिए यहां आ जाते हैं तो उनको ये घुसपैठिया तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये उनको मुसलमान जरूर कहेंगे और मुसलमान के टैग से उसको जो है नवाज देंगे। लेकिन इनको पता होना चाहिए यूसीसी जो है वो किस लिए है कि जो आपके 3 हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनके अंदर जिस प्रकार से धार्मिक प्रताड़ना झेल रहे अल्पसंख्यक समुदाय,
जिस अल्पसंख्यक समुदाय से आप भी आते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय है और बाहर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन ये अल्पसंख्यक है। अगर वहां उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो भारत में आया तो उनको हम यहां पर नागरिकता देंगे। लेकिन वहां पर जो बहुसंख्यक मुसलमान है, मियां मुसलमान है, वो भारत में आएगा और भारत में आके कब्जा करेगा, यह नहीं चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के राज्य में बिल्कुल नहीं चलेगा। ना डेमोग्राफिकल चेंज होगा, ना लव जिहाद होगा, ना दंगे होने दिए जाएंगे, ना गोली चलाने दी जाएगी और ना धर्मांतरण होगा। इस चीज से परेशान है हमारे मुमताज आलम रिजवी जी। इनको समझना होगा ये जो वर्ल्ड ब्रदरहुड की बात करते हैं ना मुस्लिम, वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा, इनकी किताब से नहीं चलेगा। ठीक है मुमताज जी, क्या परेशानी आपको यूसीसी से हो रही है? क्यों आपको ऐसा पर्सपेक्टिव या आप ऐसा नैरेटिव भी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे मुसलमानों के खिलाफ है, इसलिए इसको लाया जा रहा है? ये बीजेपी ने तो साफ कहा है कि ट्राइबल्स को भी इससे दूर रखा जाएगा झारखंड में। नहीं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि बात आप लोग सीए की कर रहे हो कि यूसीसी की कर रहे हो। पहले ये क्लियर कर दो किसकी बात कर रहे हो। हम सीए की भी कर रहे हैं और यूसीसी की भी कर रहे हैं। हम सीए की भी कर रहे हैं और यूसीसी की भी कर रहे हैं। नहीं, बार बार यूसीसी जिक्र हो रहा है और बात सीए की आप लोग कर रहे हो। हम सीए की भी कर रहे हैं, घुसपैठियों को निकालने के लिए सीए आवश्यक है और यूसीसी समान नागरिक संहिता, एक देश एक कानून और एक विधान की बात हो रही है। चीखने चिल्लाने के अलावा आपको कुछ भी नहीं पता कि आप बात क्या करना चाहते हो। अरे मैंने बताया भैया, सिविल कोड मैंने बताया सीए घुसपैठियों को निकालने के लिए है। सिटी अमेंडमेंट बिल जो है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, उसकी एक्ट की बात करना चाहते हो, करना क्या चाहते हो? अच्छा, नंबर एक बात। दूसरी चीज ये कि आप बताइए सीए आ गया, आपने अब तक कितनी शहरियत दे दी? अब काहे नहीं लोगों को शहरियत दे रहे हो, काहे उल्लू बना रहे हो लोगों को? दूसरी चीज आप ये कह रहे कि साहब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यूसीसी, अरे मैं खूब समझ पा रहा हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जैसे ये लोग जिक्र करते हैं तो पॉलीगमी आ जाता है, वहां पे 4 शादी की बात करेंगे, वहां पे ये कहेंगे विरासत की बात करेंगे, वहां पे ये जो है तलाक की बात करेंगे। इसके अलावा ये आगे नहीं बढ़ते, इसके अलावा इनका दामन चलने लगता है और ये बचने लगते हैं। जैसे अमित शाह जी बचे, वहां उनकी हिम्मत नहीं हुई कि ये कह दे कि यूसीसी आएगा और बहुत अच्छा एक्ट है, ये आपको भी फायदा पहुंचाएगा। हिम्मत नहीं हुई इनकी कहने की, और यही उत्तराखंड भी इन्होंने किया। अरे भैया, मैं कह रहा हूं कि पहले यूसीसी नेशनल सतह पर अमित शाह कहीं एक स्टेट के गृह मंत्री नहीं, वो देश के गृह मंत्री, और जो देश का गृह मंत्री होता है वो स्टेट के नहीं पूरे देश की बात करता है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई खाका तो लाइए, पहले उसे पेश तो कीजिए कि वो है क्या, और जो लॉ कमीशन है वो जवाब लोगों के सामने रखिए कि लॉ कमीशन ने आपको क्यों रोका, क्यों कहा कि यूसीसी अभी लाने का वक्त नहीं है। और तीसरी चीज, आप अभी आप जो है 2011 में यहां जो मर्दमशुमारी हुई थी, उसके बाद से ये सरकार मर्दमशुमारी नहीं करा पाई। ये सरकार आज तक जो है, भाई क्यों इतना लेट हो गया, काहे लेट कर रहे हो? डर किस बात का है आपका? तो इसलिए, और सब कोई सूर्य मैथल जी और तिवारी जी, ये दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन बढ़िया प्रवक्ता है। तो मैं खैर उसमें नहीं बनूंगा, आप लोग बढ़िया कौन बढ़िया बोलते हो वो सब तय कर लेगी पार्टी। लेकिन ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि कोई अब आप पे यकीन नहीं कर रहा, और अगर इतना यकीन होता जितना आपने गिना दिया तो 240 पे न सिमट जाते, 400 पार आता। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी बात न कीजिए, कुछ फायदा होने वाला नहीं। झारखंड आपका, और मैं किसी पार्टी के हिमायती नहीं हूं, लेकिन आपके झूठ के साथ भी नहीं हूं, क्योंकि आप लोग झूठ ज्यादा बोलते हो। ठीक है सच कम बोलते हो, मुमताज सच बोलना। ठीक है, मैं जवाब ले लूंगी। ऋषभ जी, यूसीसी को लेकर कई तरह के मत यहाँ सामने आ रहे हैं और मतभेद भी सामने आ रहे हैं, लेकिन स्टेट लेवल पर हमने देखा है कि इसका खाका तैयार किया गया है। उत्तराखंड में इसका जिक्र हुआ, वो भी हमने दिखाया था। अब इसका जिक्र झारखंड को लेकर किया जा रहा है। क्या प्लानिंग है सरकार की इसको लेकर? मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ कि इन सब के बीच में जेएमएम, कांग्रेस, इन सबको आप कहाँ आंक रहे हैं?
देखिए, आपके सारे जवाब देने से पहले एक पर्सनल कमेंट किया गया, तो उस पर मैं जवाब दे दूं कि मेरे और सूर्या मैथिल जी में ये लगा हुआ है कि कौन बेहतर प्रवक्ता है। वो सारे राष्ट्रवादी अच्छे प्रवक्ता हैं जो राष्ट्र के लिए खड़े हैं। सूर्या मैथिल जी तो बड़े भाई हैं, उनको तो मैं दिल से मानता हूं और बेहतरीन वक्ता हैं, और ऐसे वक्ता 100 जन्मे देश के लिए, मैं तो यही मानता हूं। दूसरी बात, यूसीसी पे जो ये बोल रहे हैं और जो घुसपैठियों पे बात कर रहे हैं कि अमित शाह जी 10 गृह मंत्री हैं, तो इनको बता देता हूं, झारखंड से डायरेक्ट बॉर्डर बांग्लादेश का नहीं लगता है, बंगाल होते हुए लगता है। अब बंगाल में ममता बनर्जी जी की सरकार जो तुष्टीकरण की पोलने पोसने पालने वाली सरकार है, और हेमंत जिनको सपोर्ट करने वाली सरकार है। तो भाई साहब, ये स्टेट पुलिस का आपसी तालमेल है जो इधर से उधर करते रहते हैं। और जब भूपेश बघेल जी थी तो छत्तीसगढ़ भी उनको सहयोग करता था। तो थोड़ा डेमोग्राफी पढ़ ले, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट दे। दूसरी बात, मैं यूसीसी की बात कर देता हूं। इनको दिक्कत यहीं पे है, जैसे यूसीसी बात करेंगे, अरे अरे मुसलमानों पे अत्याचार है, कोई मुसलमानों पे नहीं। जो मुसलमान देश से गद्दारी करेगा और जो मुसलमान घुसपैठी के रूप में पनपेगा, उनको उखाड़ फेंकेंगे और मट्टी में ही मिलाएंगे, कोई पोसेंगे नहीं उनको। और झारखंड का इलेक्शन में इस संदर्भ में मैं बात कर देता हूं, इन्होंने नारा दिया था, हेमंत है तो हिम्मत है। आज स्थिति क्या है, 45% महिलाओं का बलात्कार का संख्या झारखंड में बढ़ा है, 42 से 45। हेमंत है तो हत्या है, हेमंत है तो बलात्कार है, हेमंत है तो घोटाला है। इन नारों को इन्होंने चरितार्थ करने का काम किया है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय, सर हमें कोई मुस्लिम धर्म से नफरत थोड़ी ना है, ये तो हमारे सूर्या मैथिल जी ने भी कहा। आप एपीजे अब्दुल कलाम बनकर आइए, हम सर झुका के नमन करेंगे, लेकिन कसाब बनकर घुसेंगे तो फांसी पे ही लटकाएंगे, इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। बलात्कारियों का इस्तकबाल करने वाले बिल्किस ये देखिए, बीच में बोलेंगे, जवाब है नहीं करने वाले। देखिए, इस तरह के पर्सनल कमेंट से प्लीज दूर रहा करिए आप लोग, यहाँ पर मत बोलिए। नहीं मुमताज जी, मैं आपकी बारी पे आऊंगी। जब आप बोलते हैं बीच में कोई नहीं बोलता, आप सबके बीच में बोल रहे हैं। मुमताज जी, ऐसा थोड़ी ना होता है मैडम, ऐसा नहीं होता है, आप सबके बीच में इंटरवीन कर रहे हैं। नहीं नहीं, प्लीज मुमताज ऐसे मत कीजिए। सूर्या जी, मैं आऊंगी, ठीक है, प्लीज 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 इंटरवेंशन मत कीजिए। तो मैं हूँ पहले ही से, देखिए सूर्या बीच जी, में हो कि नहीं दोनों। सूर्या बीच में ही रहोगे आप बीच में ही रहोगे, और आपको बीच में ही रहना पड़ेगा, आप जैसे को बीच में ही रहना चाहिए। ठीक है ऋषभ जी, प्लीज मुमताजी पर्सनल कमेंट से दूर रहिए। सूर्या जी, अभी कुछ समय से हमने देखा है वॉर ऑफ वर्ड्स देखने को मिल रहा है, चाहे पीएम मोदी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, एक दूसरे को टैग करके मल्लिकार्जुन खड़गे ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई है। 2019 में भी यही मुद्दा था जब एनएसएस की रिपोर्ट सामने आई थी। इन सब के बीच में, और पीएम मोदी भी लगातार ये कह रहे हैं कि जो वादे करते आते हैं, खाली कैंपेनिंग में बोलते हैं, उन वादों को पूरा नहीं कर पाते हैं। इन सब के बीच में झारखंड, इतनी सरकारें वहां पर आई हैं, इतनी सरकारें वहां पर गई हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में अपनी खुद की गवर्नमेंट है, इंडिया अलायंस की तस्वीरें हमने देखी थी, कल्पना सोरेन की हमने तस्वीरें देखी। इन सब के बीच में झारखंड, क्या आपको नहीं लगता है वो स्टेट जो रिसोर्सफुली बहुत ज्यादा रिच है, उस स्टेट को उसका ड्यू नहीं मिल पाया है? वो कई मुद्दे ऐसे झारखंड में हैं जो पॉलिटिक्स के बीच में कहीं गुम हो गए हैं। नौकरी हो गई, युवाओं की पढ़ाई हो गई। अब ये देखिए, संकल्प पत्र में बोला गया है कि जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको केजी और पीजी की जो शिक्षा है वो फ्री दिलाई जाएगी। यानी कि ये मुद्दे अब भी झारखंड में प्रेवलेंट है। एजुकेशन इतना बड़ा मुद्दा है कि छोटे बच्चों में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने की बातें संकल्प पत्र में की जाती है। क्या झारखंड एज अ स्टेट को उसका ड्यू मिल पाया है? उसकी जनता को वो रिसोर्सफुली रिच लैंड मिल पाया है जो वो जनता उसकी डिजर्व करती है? देखिए कंचन जी, आपने बहुत सारे प्रश्न सीधे सीधे उठा दिए। उसमें जो मैं समझ पाया, एक बेस जो रहा कि क्या झारखंड का विकास अब तक हो पाया। मैं ये मानता हूं कि झारखंड जब बिहार से अलग हुआ था, उस समय में इसीलिए अलग किया गया था, नया बनाया गया था कि उसका विकास हो सके। और यहाँ पर ये जो हमारे इंडी गठबंधन के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं अघोषित, वो यहाँ पर बैठकर बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप उन्हीं के संग चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर, जिन्होंने कसम खाकर पानी पी पी कर कहा था कि हम झारखंड को बनने नहीं देंगे। वो झारखंड के सबसे बड़े दुश्मन थे। आप लोग यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये आपने जो कहा ना कि विकास नहीं हो पाया, असलियत यह है कि विकास इसलिए नहीं हो पाया कि वहां पर जो वर्तमान में जो सरकार रही है पीछे, वो सरकार महाकरप्ट सरकार है। मैंने आपको एक आंकड़ा दिया, 10 साल के अंदर कितना यूपीए 1 और यूपीए 2 ने झारखंड को दिया और कितना एनडीए 1 और एनडीए 2 ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिया। 3 गुने से ज्यादा, 4 गुना पैसा हम लोगों ने दिया, लेकिन वहां पे विकास नहीं हुआ। सड़क जो है एनएच जो है नेशनल हाईवेज,
वो वहां पर बेहतरीन बने हुए हैं। हमारे भाई ऋषभ तिवारी जी वहीं से आते हैं, बहुत मेहनती कार्यकर्ता, बहुत जमीनी कार्यकर्ता सूर्या जी, है। तो क्या विकास वहीं होगा जहां डबल इंजन की सरकार होगी? जहां पर बिल्कुल, ये असलियत है। यानी कि जहां सरकार नहीं है वहां क्या विकास नहीं होगा? अच्छा, आप एक बात बताइए, अगर नेशनल लेवल से स्टेट को फंड मिल रहा है तो क्या स्टेट वो फंड अपनी जनता के लिए यूज नहीं करेगा? ऐसे तो आप हर राज्यों के लिए ये कहेंगे कि जहां पर डबल इंजन की सरकार होगी वहीं विकास होगा। अब आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। उत्तर प्रदेश जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं थी, बीमारू प्रदेश था, अपराध प्रदेश था। जब वहां पे सरकार आई, लोग कहते थे कि भैया यहां पर तो 100 जन्म लगेंगे, यहां पे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन क्या हुआ? एक साल में 36 दंगे जिस प्रदेश में हुए NCRB की हो, रिपोर्ट वहां पढ़ पर लीजिए। आज एक दंगा नहीं होता। उत्तर प्रदेश NCRB भारत की की रिपोर्ट दूसरी पढ़ बड़ी लीजिए। इकोनॉमी है। दूसरी चीज, झारखंड की मैं आपको बता दूं, केंद्र क्या कर सकता है? केंद्र सड़कें बनवा सकता है, केंद्र जो है वो रेलवे के लिए फंड दे सकता है, रेलवे बनवा सकता है। लेकिन जो सकता है असलियत में केंद्र फंड में दिया भी। जाएगा, उससे जो प्रदेश का विकास है वो तो राज्य सरकार ही करेगी ना। इसलिए प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार अत्यंत आवश्यक है, ताकि ऊपर से 1 रुपया चले तो वो नीचे तक भी 1 ही रुपया पहुंचे। एक महत्वपूर्ण बात और, आदिवासी समाज के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितना किया है ये सब जानते हैं। आप देखिए ना, भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस तय किसने किया? माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। क्या इनको 60 साल में याद आई? 60 साल में आदिवासियों के लिए एक काम, यहां बैठे हैं ये मुमताज आलम रिजवी, एक ऐसा काम बता दें जो कि आदिवासियों के गौरव को बढ़ाने वाला हो, तो मैं मान जाऊं। घुसपैठ कराकर, डेमोग्राफी चेंज करके, आप तोड़कर, जैसे अब हमें भी तोड़ने को तैयार थे। मैं राष्ट्रवादी एक देश का बेटा हूं, आइए मुझे और इनको कह रहे हैं देखो जी कंपटीशन हो रहा है। यही असलियत है। लेकिन सुनिए, एक है और नेक है, ना हम बटेंगे और ना हम कटेंगे। ये जो आदत है ना, इसको भुला दीजिए। अब आप इस तरह से काम नहीं चलने वाला आपका। और झारखंड में भी अभी असलियत दिखने जा रही है धीरे 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 धीरे। एक बात और, झारखंड का एक छत्तीसगढ़ प्रमुख में धर्म नजर है आने लगी सरना धर्म। असलियत। कंचन जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। झारखंड का एक बहुत बड़ा धर्म है सरना धर्म। संथाल इतना ही परगना टाइम हमें दे दो, संथाल दोनों परगना को में मिला ही के है। मैडम। संथाल परगना की पूरी बेल्ट में सरना धर्म का बहुत प्रभाव है। सरना धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, इस सरकार ने जानबूझकर टारगेट कर कर उनके धर्म गुरुओं को, उनकी जो जिला की जो समितियां हैं उनके ऊपर झूठे केस डलवाए, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे लगवाए, उनको धमकाया, डराया, ताकि वो कन्वर्टेड हो जाए और अपने धर्म का प्रसार ना करें। आदिवासियों के धर्म को ना मानने और जो ट्राइबल्स के धर्म को खत्म कर कर केवल और केवल ये जो धार्मिक जो प्रोपेगेंडा चलाकर धर्मांतरण का जो एक बहुत बड़ा मिशनरी कार्य जो है वो झारखंड में चल रहा था, जिसको हमने रोकने का वादा किया है। ठीक है ऋषभ जी, जो संकल्प पत्र जारी किया गया है उसमें मैं 2 बातों पर मुझे भी तो टाइम देंगे मैडम। आऊंगी मुमताज जी, आपके टाइम में तो कोई इंटरवीन ही नहीं कर रहा है, सबको इक्वल टाइम। क्रोनोलॉजी समझिए, पहले ऋषभ जी के पास जा रही हूँ, फिर आपके पास, फिर सूर्या जी के पास, सूर्या जी के बाद फिर बारी आ रही है ऋषभ जी की। सुनिए, नहीं फिर ऋषभ जी, मैं तो सीक्वेंस से ही चल रही हूँ मुमताज जी, मैं सीक्वेंस से ही चल रही हूँ, मैं आऊंगी आपके पास। ऋषभ जी, एक बात समझाइए, 2 संकल्प पत्र में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। एक तो बात हुई है मेडिकल कॉलेज पर, एक बात हुई है लड़कियों की एजुकेशन पर। ये 2 वो बातें हैं जिसपे मुझे लगता है गवर्नमेंट्स को वर्क करना चाहिए। वो वक्त और हमें और आपको और सोसाइटी को, समाज को भी उन तमाम बातों से आगे निकलकर विकास के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। रेल और रोड ही सिर्फ विकास को नहीं दर्शाता है, ये जनता को भी समझना चाहिए। जनता को ये भी समझ में आना चाहिए जो आपके संकल्प पत्र में जारी किया गया है कि केजी से लेकर पीजी तक की एजुकेशन फ्री दी जाएगी, साथ ही 10 मेडिकल कॉलेजेस बनवाए जाएंगे। इन सब के बीच में इसको लेकर, एजुकेशन और हेल्थ को लेकर क्या विजन है आप लोगों का? बिल्कुल मैडम, मैं बता रहा हूँ। ये 2 जो विषय आपने रखा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके साथ साथ झारखंड का एक सबसे बड़ा विषय है पलायन, और पलायन को लेकर ये पहली सरकार है जो एसटी मोर्चा जो हमारा पूरे भाजपा का है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव जी, और सूर्या मैथिल जी को भी पता होगा जब वो कमेटी गठित हुई थी तो वो भी शायद उस समय कार्यालय में मौजूद थे। और उस संकुल विकास परियोजना के तहत जो आदिवासियों को पलायन किया जा रहा था, स्थानांतरण किया जा रहा था, वहां पे जहां उनका घर वही रोजगार के तहत हमने अनेक काम स्टार्ट कर दिए मैडम, जिसके कारण आदिवासियों का पलायन ना हो। और जो आपने मेडिकल की बात कही और जो एजुकेशन की बात कही, पहली बार
झारखंड में आजादी के बाद बता रहा हूं, संथाल परगना के अंदर देवघर में एम्स बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किया गया। वहां कॉलेजेस भी बने, इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज भी आए। और मैं तो उस इलाके से आता हूं जो आकांक्षी जिला हुआ करता था। ट्रेन का सीटी नहीं सुने थे मैडम हम कभी, कि कैसे ट्रेन के हॉर्न बजते हैं। पहली बार अगर सुना तो इसी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में सुना हूं। और मैं तो खैर दिल्ली भी रहता हूं, झारखंड भी रहता हूं, लेकिन जो हमारे भाई जो वहां रहते थे वो आज पहली बार ट्रेन देख रहे हैं, हवाई जहाज देख रहे हैं। तो इन चीजों से कनेक्टिविटी बढ़ती है। जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो रोजगार का सृजन होता है। आज पावर प्लांट लग रहा है, रोजगार वहां पे हो रहा है। और खासकर तो जो महिलाएं हैं, जो बुनकर समाज की महिलाएं हैं, जो आदिवासी बांस बनाती है, झारक्राफ्ट के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बांस के बने उत्पाद को भी बेचने का वहां काम कर रही है। तो इन सारे विकास के मुद्दों को हमने वहां पे रखा, लेकिन 4-5 सवाल तो जरूर पूछे जाने चाहिए। आपने कहा आप बुलेट ट्रेन पे हमसे सवाल पूछते हैं। आपने कहा था रांची में मेट्रो रेल लाएंगे, क्या हो गया जनाब? आपने कहा था 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, क्या हो गया जनाब? आपने कहा था पलामू को, हजारीबाग को उप राजधानी बनाएंगे, क्या हो गया जनाब? आपने कहा था स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन हम जामताड़ा में लाएंगे, साइबर क्राइम को कम करेंगे, क्या हो गया जनाब? तो इन मुद्दों पे आप बोलेंगे नहीं। और जैसे आपको टारगेट किया जाएगा कि आपने क्या किया, देखो देखो आरक्षण खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। तो आरक्षण, यहाँ एक काम हेमंत सोरेन जी ने बहुत अच्छा किया मैडम, बेरोजगारी उन्होंने दूर की है। अपनी वाइफ कल्पना सोरेन जी की विधायक बनाकर और अपने भाई बसंत सोरेन जी को मंत्री बनाकर, ये जो बेरोजगारी इन्होंने परिवार की दूर की है ना, वो काबिले तारीफ है। आज शिबू सोरेन जी राज्यसभा सांसद हैं, बसंत सोरेन विधायक मंत्री हैं, कल्पना सोरेन जी विधायक हैं। और तो और इन्होंने अपने ही भाभी जो सीता सोरेन जी, दुर्गा सोरेन उनके बड़े भाई थे, उनके ऊपर ओछी टिप्पणी करने वाले इरफान अंसारी, बड़बोले विधायक इरफान अंसारी, घुसपैठियों को संरक्षण देने वाले इरफान अंसारी, उनके बातों पे चुप्पी साधते हैं और यहाँ पे आकर उनका समर्थन करते हैं ऐसे लोग। मुमताज जी, कई मुद्दों पर बात हुई, परिवारवाद का आरोप लगा, विकास के मुद्दों पर बात हुई, लेकिन क्या आपको लगता है झारखंड की अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए, झारखंड की जनता को समझते हुए, झारखंड की ट्राइबल कम्युनिटी को समझते हुए, कि जिसकी भी सरकार वहां पर रही हो, झारखंड में वो विकास देखने को अब तक मिल पाया है हेमंत सोरेन की सरकार में? इतना कुछ इंटरनली भी पॉलिटिक्स में हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट जेएमएम को लेकर काफी कुछ हुआ है। क्या आपको लगता है ये आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं वोट बैंक को हिलाने की कोशिश करेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अभी तक ये चुप्पी क्यों साधे हुए थे? अगर वहां विकास नहीं हो रहा था तो क्यों नहीं बोल रहे थे? इनकी अपोजिशन की जिम्मेदारी होती है। अब अपोजिशन चुप्पी साधे हुए था, अब चूंकि चुनाव आया है तो बोल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 की ये तो छत्तीसगढ़ में जाके देख ले, जंगल कटने शुरू हो गए, इनकी सरकार आई, वो खेल शुरू हो गया। आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है जाकर के पता कर लीजिए, रिपोर्टिंग करवा लीजिए। अब और आ जाइए, ये नोट तो इन्होंने बदला ही था। अब इन्होंने जो है अपना नारा भी बदल दिया। मतलब नारा इन्होंने पहले कहा था सबका साथ सबका विकास, अब इनको लगा कि उससे 240 तो हमें सीट मिल गई, हम तो घट गए, तो अब ऐसा करो नया पैकेज लाओ। तो अब इन्होंने एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, ये सब बटेंगे तो कटेंगे, इस टाइप का नारा ये एक नया लेकर के आए हैं, क्योंकि इनको पता चल गया कि हम सबका साथ सबका विकास नहीं कर पाए। और आ जाइए, ये रेल की बात कर रहे हैं साहब, रेल एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं आप बताइए। और आ जाइए, अभी दिवाली के मौके पर जरा देख लीजिएगा जा करके कैसे भाई हमारे लटक करके आए। आप अमीरों के लिए ट्रेन चला दिए। इन्होंने कहा कि साहब रेल देख रहे हैं झारखंड के लोग। हाँ, देख रहे होंगे रेल, क्योंकि बड़े लोगों के लिए रेल चलाई है, उनको बैठा लोगे कब? यही सरकार ने वादा किया था कि जो हवाई चप्पल पहनता है वो हवाई जहाज पे चलेगा। माफ कीजिएगा, आज हवाई चप्पल वाला ट्रेन पे बैठने के लिए तरस रहा है, क्योंकि इतना फेयर बढ़ गया और सब प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो। इसी तरीके से और आ जाइए, आप कह रहे हो बड़ा काम हुआ है, 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर पल रहे हैं और तुम इसको विकास कह रहे हो। तुम झारखंड विकास की बात कर रहे हो, पूरे देश में कितना विकास हो गया जरा हमें बता दीजिए। क्या आप बताइए, क्या नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी आप दे पाए सालाना? नंबर 1, क्या आप किसानों की आय 2 गुनी कर पाए? नंबर 3, क्या ये आपके 2014 के मैनिफेस्टो है? क्या आप जो है आपने कहा था 22 तक हर हिंदुस्तानी का घर होगा, क्या आप सबको घर दे पाए? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो झूठ
उठते हो, बार बार नई चीज लेकर के जाते हो, मुमताज जी, आपने लोग सब जान झारखंड से गए। जुड़ी इसीलिए आप बातें मुद्दे पे नहीं बात कर नहीं पाए करते आप। हो। मुमताज आप जी, मुद्दे पे बात न करके मैं सुन मुसलमानों रही पे बात थी, करते मैंने हो। आपको पूरा 3-4 मिनट दिया और 3-4 मिनट में आपने झारखंड अरे से हमें जुड़ी कहा एक भी दिया बात मैडम, नहीं आप उन बोली। लोगों को मैं टाइम देती आपने है। झारखंड से जुड़ी एक बात नहीं बोली है मुमताज जी। मैं इंतजार करती रह गई कि अब आप झारखंड से बोलोगे, अब आप हेमंत सोरेन को लेकर कुछ बोलोगे, अब आप भैया, कांग्रेस मैं को लेकर कुछ ऐसा है, बोलोगे, एक मिनट, कल्पना मैडम सुन सोरेन लीजिए। को लेकर कुछ एक बोलोगे, मिनट, मैडम सुन सोरेन लीजिए, परिवार, मैडम सुन कुछ लीजिए। तो बोलिए सर झारखंड पे। अरे मैडम, मैं अमित शाह जी के बेटे के बारे में नहीं बोल सकता हूँ कि सर वो झारखंड पर तो बोलिए, झारखंड में क्या आपको लगता है विकास हुआ है? एक मिनट। अब दूसरा, शिबू सोरेन के बोलना है, वहां उनके प्रवक्ता बुलाइए कि वो बोलेंगे। अरे मैं तो आप जो झारखंड बैठे की हैं, गवर्नमेंट के बारे में कुछ नहीं, तो नहीं। आप बीजेपी के अरे लिए इतना भाई, बोल रहे हैं सर। अरे सवाल तो आप ये है बीजेपी कि के लिए बोल ये रहे हैं, तो आप बोलेंगे क्या ना, विरोधी हैं बीजेपी ये के? चुप क्यों होते? नहीं, ये मैं चुप क्यों होते? आपसे अभी ये पूछ बताएं। रही हूँ, मैं ये आपसे चुप अपने क्यों होते? सब्जेक्ट के बारे में ये पूछ कौन रही है, हूँ, कौन उनसे मैं है? पूछ लूंगी। अगर इन्होंने मैं अगर ऋषभ जी इन्होंने से, सूर्या जी से करोड़ों पूछ करोड़ लूंगी, रुपया दिया, पर मुमताज जी आपने तो झारखंड पे घोटाला कुछ बोला वापस ही हो नहीं। गया, ये कहाँ थे? मैं तो इनसे सब पूछ रहा हूँ। मुमताज जी, मैं आपको तो इन- मैं अभी आपको 1 मिनट और देना चाहती हूँ। क्या आप झारखंड पर कुछ बोलना चाहते हैं सर, बीजेपी के अलावा? नहीं, मैं झारखंड पे, भाई झारखंड पे बोलना है तो झारखंड वालों को बुलाओ, उनके तर्जुमान मतलब को। मैं स्टेट पर तर्जुमान आप तो कुछ हूं नहीं बोलेंगे, ठीक है, मैं आऊंगी, ठीक है, मैं आपसे आपसे बीजेपी के काउंटर के लिए मैं आऊंगी। ऋषभ जी स्टेटमेंट देंगे, फिर मैं आपके पास आती हूँ, ठीक है? मूर्ख बना रहे हैं लोगों को, ये जवाब दें। ऋषभ जी, मूर्ख न बनाएं, ठीक है उल्लू न ऋषभ जी, बनाएं। क्या क्या आप लोगों की पॉलिटिक्स इन्हीं सब चीजों के आसपास घिरती रहेगी? क्या आप जनता को, आपको लगता है जो आरोप यहाँ पर लगातार लग रहे हैं कि आप लोग मूर्ख बनाते हैं? और इस बात को लेकर तो देखिए, हर इलेक्शन से पहले इस बात की चर्चा की जाती है कि उन 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ, उन पैसों का क्या हुआ, 15 लाख रुपए का क्या हुआ, युवाओं की रोजगार का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ। ये वो ऐसे प्रेवलेंट मुद्दे हैं ऋषभ जी, जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आपकी सरकार ने पूरा खाका तैयार कर लिया है कि युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाएगा, और आप क्या रोजगार दे पाए हैं? क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप लोग नहीं दे पाए हैं सर। मैडम, मैं 3-4 विषय इन्होंने उठाया। पहला, इन्होंने कहा कि अगर झारखंड में डेवलपमेंट नहीं हो रहा था तो आप आवाज क्यों नहीं उठाए, अब क्यों उठा रहे हैं? मैं उनको बता रहा हूं सर, इनको देखिए, इनको दिक्कत क्या है कि अपने कौम की तुष्टीकरण से बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसलिए इनको दिखता नहीं, राजनीतिक मोतियाबिंद है। अरे डंटा मैं भी खाया हूं सर, विधानसभा घेराव में, दिल्ली से जाकर रांची में कई बार हमने आंदोलन किए,